हाँ तो भैया स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं ना, वो वही हमारे सीए फाउंडेशन में बिल्कुल नया नया टॉपिक ऐड हुआ है ना। इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत सारे लोग बच्चों को दिक्कत है कि सर बहुत बोरिंग सा टॉपिक है। इतना सारा कैसे रीड करें, पीछे एमसीक्यू इतने कम दे रखे, क्या इतने से एमसीक्यू में काम हो जाएगा मेरा। कुछ नया कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो तुम अगर रीड नहीं करना चाहते हो टॉपिक, है ना, तो मैं उस पे देखो तुमको कितनी आसानी से ये थ्योरीज, ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है वो हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे ना तो आप बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे, जहां पे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरत है, क्यों आईसीएआई ने इसको ऐड किया। आप सीए 1 के इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऑडिट करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या। तो वो सब बातें देखते हुए हम लोग अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो यूनिट 1 है सबसे पहले, है ना, कौन सी यूनिट 1 जो है, जिसमें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। सबसे कठिन मतलब सर की थ्योरी समझी नहीं आ रही है, सारी थ्योरीज तो एक ही जैसे बात कर रही है, तो हाँ भाई बहुत ज्यादा सिमिलर है, कोई थ्योरी अलग क्यों कहेगा, सब बोलेगा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ानी है। तो उसी को स्टार्ट करते हुए ना आज देखते हैं, है ना, आगे पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम आता है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, है ना, मैं तुमको आईसीएआई का मॉड्यूल फॉलो करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि और कोई चीज बाहर से पढ़ाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि भाई पेपर पैटर्न बदला है। तो अभी तो वो उसी चीज को देंगे जो आईसीएआई के मॉड्यूल में लिखी हुई है। तो ज्यादातर चीजें आईसीएआई के मॉड्यूल से मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉलो करो भाई। कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो या कहीं भी पढ़ा रहा हो, कोई भी कोचिंग में तुम आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उनसे भी उनका मटेरियल रेफर करो। हेल्प के लिए बहुत अच्छा है यार, सब कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई झूठ नहीं बेचेगा यार, है ना। तो रेफर सबका करो, पर आईसीआई का मॉड्यूल आपकी वो क्या कह सकते हैं, आपकी जो गीता है, आपका कुरान है, इसको जरूर से जरूर फॉलो करिए। आप गीता, कुरान, बाइबल, जो सा भी धर्म आप मानते हो ना, ये समझिए आपके लिए वो है। तो इसको जरूर फॉलो करिए, इसको जरूर देखिए, है ना। तो मैंने भी उसी बात को मानते हुए ना आपको आईसीआई के मॉड्यूल से ही टॉपिक उठा के थोड़े नोट्स बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, चीजें स्लो हूं, तो भाई अपनी वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, 1.5 1 to 2 x जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं स्लो ही रखूंगा कि आपको मेरी बातें कान तक जाएं, है ना, स्लोली आराम से जाएं। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। मैं स्पीड बढ़ा दूंगा ना तो आप 2x पे देखोगे तो ब्ला 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 सुनाई देगा। तो वो वाली चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो बिना बकवास और करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाक से हमारा वीडियो, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले ये जानो कि टॉपिक में तुमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। बेनिफिट डिसएडवांटेज जानने के बाद तुम आते हो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। उन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी बातें देखते हैं हम लोग, है ना। तो आती इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैं तुमको एक सिंपल शब्दों में बताऊं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी इंडिया है, ये मेरी इंडिया है, ये यूएसए है। अगर इंडिया यूएसए को कोई सामान बेचता है, जिसको तुम कहते हो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, और यूएसए इंडिया को कुछ सामान बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे का काम चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए को सपोज कर लो क्लॉथ देता है, इंडिया में क्लॉथ फैक्ट्री या लेदर फैक्ट्री बहुत अच्छी है, तो इंडिया यूएसए को क्लॉथ ट्रांसफर कर रहा है और उसके बदले में यूएसए से मशीनरी ले रहा है जहां पे वो अच्छी है। तो ये क्या हो गया, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ट्रांसफर ऑफ या ट्रेड ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। छोटा छोटा आप नोट्स बनाना चाहें तो लिख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड मींस ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वेयर वन कंट्री गिव्स, मतलब वेयर होम कंट्री इफ ट्रांसफर गुड्स टू अदर कंट्री इट इज नोन एज एक्सपोर्ट, and if foreign country exports goods to give या transfer goods to home country it is known as import, है ना। तो मैंने क्या बोला, फॉरेन कंट्री अगर होम कंट्री को ट्रांसफर कर रही है तो इसको कहते हैं इंपोर्ट, और अगर होम कंट्री ट्रांसफर कर रही है फॉरेन कंट्री को तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जो बातें मैंने बोली देखो उसको आईसीआई के मॉड्यूल में कैसे लिख रखा है, तो देखिए
इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन द कंट्री। सिंपल सी बात वही बोला, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग करते हैं, ठीक है, कंट्रीज के बीच में। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री। भाई हमने फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के इंडिया में वाजपेयी जी रहते थे, हमारे वाजपेयी जी, है ना, वाजपेयी जी कचौड़ी वाले हमारे लखनऊ के बहुत फेमस हैं। तो इंडिया के लखनऊ में रहने वाले वाजपेयी जी अपनी पूड़ी, है ना, अपनी क्या पूड़ी, है ना, वाजपेयी जी की कचौड़ी जिसको हम लोग कचौड़ी कहते हैं, है ना, वो ट्रांसफर कर रहे हैं यूएसए में रहने वाले मिस्टर बेन को। मिस्टर बेन इंडिया आए तो उनको बहुत पसंद आई, है ना, उन्होंने बोला हमको यहाँ पे भेज दो, है ना। तो मिस्टर बेन को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो मिस्टर बेन कहा यूएसए के रेसिडेंट हैं। मिस्टर बेन उसके बदले में इनको पेमेंट कर देंगे 30 रुपए कचौड़ी, सपोज कर लो $1 दे देंगे और $1 में 2 कचौड़ी खा लेंगे वाजपेयी जी की। तो ये ट्रांसफर जो हुआ ना रेसिडेंट्स, है ना, रेसिडेंट्स के बीच में दो कंट्रीज के, इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। मतलब ये रेसिडेंट्स मतलब फॉर्म भी हो सकती हैं, दो इंसान भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, दो गवर्नमेंट भी हो सकती है। हमने बोला ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ रखा है 4 सेक्टर्स होते हैं, तो हाउस होल्ड भी हो सकता है यानी रेसिडेंट भी हो सकते हैं, दो फर्म भी हो सकती है यानी दो कंपनियां भी हो सकती हैं, दो इंडस्ट्री भी हो सकती है और दो गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिफेंस की हमको राफेल दे दो, हमसे उसके बदले में कुछ ले लो, है ना। तो ऐसे दो कंट्रीज के बीच में फिर आगे बढ़ते, इफ देयर इज अ पॉइंट ऑन विच मोस्ट इकोनॉमिक्स अग्री इट इज द ट्रेड अमंग नेशन मेक्स द वर्ल्ड बेटर ऑफ। भाई बहुत से इकोनॉमिक्स बोलेंगे भी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हर वर्ल्ड को बेटर ऑफ बनाती है। भाई क्यों बेटर ऑफ बनाती है? इंडिया के पास मशीनरी बनाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, लिथियम नहीं है या चीजें नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, यूएस से बोलता है या चाइना से बोलता है यार तुमको लिथियम दे दो, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर लेंगे, तुम लिथियम दे दो, हम यहाँ पे बैटरीज बनाएंगे और उस बैटरी से हम अपने कंट्री में ईवी अच्छी कर लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी ले आएंगे, है ना। तो हमारे इंडिया में लिथियम नहीं मिल रहा है या पाया नहीं जा रहा है, पाया जा रहा है तो कम उसमें पाया जा रहा है, अब मिलने लगा है, ठीक है। या चिप्स, पहले इंडिया वो टीवी मोबाइल बनाने के लिए जो चिप्स आती थी ना, जो मदरबोर्ड आती थी, वो इंडिया नहीं बना पा रहा था, अब बनाने लगा है। अब भाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी सपना यही है कि इंडिया इकोनॉमिक हब बने जहां पे चिप्स और ये सब चीजें इंडिया में ही बनना चालू हो जाए, ठीक है। तो अभी तक नहीं बन रहा था तो उसको कौन दे रहा था? भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जापान, फ्रांस, यहाँ जर्मनी, यहाँ से आती थी, उसके बदले में इंडिया उसको कुछ देता था, चाहे वो पैसे के टर्म में दे, चाहे उनको कुछ और कुछ दे। तो मतलब जो जर्मनी के पास नहीं है, जो जापान के पास नहीं है, उसको उसने इंडिया से ले लिया और जो इंडिया के पास नहीं है वो ले लिया। तो इससे दोनों इकोनॉमी बेटर ऑफ हो रही है, दोनों इकोनॉमी बेटर ऑफ हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट और इंप्रूव करता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे इंप्रूव होगा? भाई तुम ज्यादा, पहले तुम इंडिया में सिर्फ 200 यूनिट सामान बनाते थे, ये 200 यूनिट बनाने के लिए तुमको पर यूनिट 5 रुपए पड़ता था, जबकि तुम्हारी जो मशीन तुम लगा रखे हो वो 500 यूनिट बना सकती है। तो कंट्री में तुम बनाओगे तो 200 से ज्यादा कंजप्शन नहीं है, अब 300 यूनिट तुम और बना लो, इस 300 यूनिट को तुम एक्सपोर्ट कर दो तो अब ये 300 यूनिट सामान जो तुम बनाओगे ये पर यूनिट तुमको 2 रुपए का पड़ेगा, है ना। ज्यादा सामान बनाओगे, जब तुम 500 बनाओगे तो तुम उतने ही पैसा लगा के ज्यादा सामान बना सकते हो, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो ये इसीलिए बोला गया है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है। और क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा लोगों का। भाई हमारे इंडिया में कोई सामान था, यूएसए चला गया, यूएसए लोग भी उसका भाई फायदा उठा पा रहे हैं, या यूएसए से मशीनरी आ गई, इंडिया के रेसिडेंट्स भी उसका फायदा उठा पा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका ही फायदा उठा पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल है दोनों के लिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स दोनों कंट्री की इंप्रूव करता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, है ना। फिर the foreign producer also benefits by making more sale than it could selling solely। भाई वही बातें लिखी हुई हैं कि भाई फॉरेन प्रोड्यूसर भी ज्यादा सेल कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को एक इंटीग्रल पार्ट कहा गया है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में, और एक ये ग्रोथ के लिए इंजन भी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। भाई तुम इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छे होते हैं और इसकी वजह से भाई ग्रोथ भी होती है। जो कंट्रीज डेवलपिंग है वो डेवलप्ड कंट्री से हाई मशीनरी ले लेती है, टेक्नोलॉजी ले लेती है उनकी, और अपनी कंट्री की ग्रोथ बढ़ा सकती हैं और अच्छा सामान और अच्छा आउटपुट बना सकती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है
है ना, वो एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट हो, तो उसने यूएसए से एग्रीकल्चर करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए ज्यादा मशीनरी, अच्छी हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी ले ली, है ना। अब उससे वो चीजें लोगों को, जो फार्मर्स है उनको सिखा रहा है कि भाई ऐसे प्रोडक्शन करो, ये टेक्नोलॉजी लगा के करो, ये नई मशीनरी आके ये लगा के करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम पहले 1 किलो गेहूं उगाते थे, उतना ही पैसा लगा के अब 10 किलो उगाए लगोगे, है ना। फार्म की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना, तो इससे कंट्री की भी ग्रोथ होगी, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, किस किस तरह से बेनिफिट कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर रही है, इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगी, ग्रोथ के लिए इंजन भी है। ठीक है, तुम यहीं से बेनिफिट देख सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड है ये देख सकते हो। अब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड है कितने टाइप की। तो इंटरनेशनल ट्रेड दो तरीके की है। या तो इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप जो है वो दो हैं, या तो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट करेगी, या तो इंपोर्ट करेगी, या तो एंटरपोर्ट करेगी, है ना, एंटरपोर्ट, है ना। तो एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट मतलब मैंने बताया, एक्सपोर्ट ट्रेड मीन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द कंट्री। इंडिया से तुम सामान बेच रहे हो यूएसए, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा एक्सपोर्ट, ये है तुम्हारा एक्सपोर्ट। अगर तुम यूएसए से सामान इंडिया भेज रहे हो तो ये है इंपोर्ट। और एंट्रोपोर्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को श्रीलंका को, है ना, श्रीलंका को क्या इंपोर्ट करना था, सपोज कर लो मशीनरी इंपोर्ट करनी थी, है ना, मशीनरी इंपोर्ट करनी थी, कोई सी भी मशीनरी हो सकती है। मैंने उस मशीनरी को क्या किया, मैंने यूएसए से वो मशीनरी खरीदी, यूएसए से मशीनरी खरीदी, यूएसए से सपोज कर लो मैंने चिप्स खरीदे, उस चिप्स को यूज करके मैंने इंडिया में थोड़ा उसका प्रोडक्शन किया, थोड़ा बहुत सामान बनाया उस चिप से, और उसको उठा के श्रीलंका को बेच दिया, है ना। ये एंटरपोर्ट हो गया, एक कंट्री से उसका रॉ मटेरियल खरीदा, इंडिया में बनाया और उसको श्रीलंका को बेच दिया, एंटरपोर्ट कहते हैं इसको, है ना। इसके लिए देखो यही लिखा है, एंटरपोर्ट ट्रेड मींस इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर आफ्टर एडिंग सम वैल्यू टू इट। मैंने क्या बोला, चिप खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदे, उस चिप को असेंबल किया, टीवी में लगा दिया, फोन में लगा दिया और अपना बेच दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने यूएसए से एप्पल में जो चिप लगती है, एप्पल फोन में जो चिप लगती है, आईफोन में जो चिप लगती है, वो इंडिया में इंपोर्ट करवा लिया, इंडिया में क्या करवा लिया, इंपोर्ट करवा लिया। ये एग्जांपल है, तो इसको सीरियसली मत ले लेना, इंडिया में इंपोर्ट करवा लिया, है ना। यहां पे मैंने क्या लिया, एप्पल का आईफोन, है ना, आईफोन की चिप मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इंडिया में मैंने एक नया फोन बनाया, उसका नाम था आईफोन, है ना, आईफोन, है ना, एक फोन बनाया आईफोन, और पीछे उसका सिंबल था, मेरी आंख बनी हुई थी इसमें, है ना, ये आईफोन। वही सेम चिप लगा के थोड़ा बहुत चेंजेस किया भाई, हम इसको मैंने आईफोन नाम दिया, और इसको उठा के श्रीलंका में बेच दिया, श्रीलंका को दे दिया। अब श्रीलंका इसको बेच रहा है ना, श्रीलंका को बेच दिया, अपने इंडिया में बेचना चालू कर दिया। तो ये हो गया आईफोन, ये हो गया एंटरप्राइज ट्रेड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, बेनिफिट्स क्या है, टाइप क्या है। अब आते हैं बेनिफिट्स पे, है ना। देखो क्या लिखा है आईसीआई ने बेनिफिट में, पहला वही बेनिफिट लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड इज पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी। भाई छोटा छोटा लिखते चलो, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड से तुम्हारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या, तुम्हारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले तुम कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, अब कितना प्रोडक्शन करने लगे हो, तुम्हारी कंट्री की इनकम बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा डिमांड कर पाएंगे, तो ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, ज्यादा डिमांड, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाए कंट्री में, ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, सब कुछ मतलब सब कुछ लिंक्ड है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ रही है। फिर एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर देयर बेस्ट यूज। मतलब तुम यहां से क्या कह सकते हो कि ये तुम्हारी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे भाई, पहले तुम उतना ही पैसा लगा के सिर्फ 200 यूनिट बना रहे थे, अब उतना ही रॉ मटेरियल, उतना पैसा लगा के जान लो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, फॉरेन में उसकी डिमांड है, तो तुम उतना ही या थोड़ा सा और पैसा लगा के तुम 200 की जगह 500 यूनिट बनाने लगे,
ठीक है, तो तुम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने लगे। ठीक है, तो तुमको तुमको क्या हो गया, बेटर यूज हो गया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया। और इससे और भी चीज क्या हुई, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंट्री में जो मोनोपोली क्रिएट हो रही थी ना, वो भी खत्म होने लगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली, जैसे पहले हर किसी को मैगी पसंद थी भाई, जिसको देखो भाई मैगी 2 मिनट में ले आओ, मैगी बन जाती थी। अब लेकिन क्या हुआ भाई, yippee आ गई, है ना। और भी बहुत सारी कंट्रीज ने देखा कि भाई हम भी बना सकते हैं, मैगी से कंपटीशन कर सकते हैं। अगर सिर्फ इंडिया में बनाते तो वो yippee कभी फेमस ही ना होती भाई। बहुत ज्यादा yippee बनी, दूसरी कंट्रीज को दिया, तीसरी कंट्री को दिया, चौथा yippee भी बहुत बड़ा ब्रांड है ना। रेमन और बहुत सारे इतने सारे ब्रांड्स आने लगे हैं ना, कि इससे एक मोनोपोली जो मैगी ने क्रिएट कर लिया था ना, वो खत्म हो गया। अभी भी मैगी बहुत लोग भाई, मैगी मतलब मैगी, लोग मैगी बोल, लोग जब yippee भी खरीदते हैं ना, वो बोलते हैं मैगी दे दो, है ना। फिर जब वो मैगी निकाल के देता है, नहीं नहीं यार इन्हें yippee देने, yippee दीजिए, ये जो रेड कलर वाला पैकेट होता है। लोग आज भी नहीं, वो मैगी मतलब मैगी, है ना, लोग सोचते हैं। तो वो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई, लेकिन अब कम हो गई, लोग शिफ्ट कर गए हैं, लोगों की डिमांड मतलब हट गई है। कितने फ्लेवर्स आ गए, पहले एक नॉर्मल प्लेन मैगी आती थी, अब कितने फ्लेवर्स में आने लगी है। तो वो उसने क्या किया, तुम्हारी मोनोपोली को भी कम किया, उनको भी सोचने मजबूर किया कि कुछ नया लाओ, वरना तुमको तुम्हारे भी प्रोडक्शन में खतरा है ना। तो ये हो गया। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दो बेनिफिट मिल गए, पहला इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छा है। फिर भाई तुम्हारे नई मार्केट क्रिएट करता है, नए मटेरियल मिलते हैं तुमको, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल्स, है ना। तुमको नए रॉ मटेरियल मिलते हैं, मैंने बोला ना, तुम यूएस से चिप लोगे, बनाओगे यहाँ पे आईफोन, है ना, आईफोन, या तुम पाइनएप्पल बनाना चालू कर दोगे, वो एप्पल बनाते हैं, हम पाइनएप्पल बनाना चालू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तुमने रॉ मटेरियल लिया, तुमको रॉ मटेरियल मिल रहा है जो इंडिया में नहीं मिल पा रहा था, वो तुमने इंपोर्ट कर लिया, उससे तुमने प्रोडक्शन करी और उसको उठा के अपनी कंट्री में, दूसरी कंट्री, सब जगह एक्सपोर्ट किया, है ना। तो ये क्या है, न्यू मार्केट प्रोवाइड करता है, न्यू मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तुम इससे नई चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, फिर फिर इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसिएट इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमेशन, सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज, स्टिमुलेट इनोवेशन। भाई एक सिंपल सी बात लिखी हुई है कि इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से तुम क्या कर सकते हो, तुम इनोवेशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इनोवेट कर सकते हो। भाई टेक्नोलॉजी आएगी, देखोगे अभी ये टेक्नोलॉजी बन रही है ना। फॉर एग्जांपल पहले सबसे भाई आईफोन 15 आया, आईफोन या आईफोन XR आया, उसमें क्या दिखाया गया कि भाई बहुत बात मतलब 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आया, प्रोसेसर अच्छा। अब सब लोग वर्क करने पे लगे, ओप्पो लग गया, वीवो लग गया, रेडमी लग गया, सब कोई लग गया इसके पीछे कि आईफोन से अच्छा देना है। उन्होंने 128 मेगापिक्सल निकाल दिया, 5000 mAh बैटरी निकाल दी, है ना। मतलब और ज्यादा इनोवेशन में लोग लग गए, सिर्फ एक चीज को देख के। एक इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे ही आईफोन की प्रोडक्शन इंटरनेशनली हुई, लोगों ने क्या देखा, यार ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, उनके दिमाग में और आइडियाज आए कि थोड़ा इधर उधर कर दिए, नया इनोवेशन हो सकता है ना। मतलब तुम्हारे ऑटोमेशन हो सकता है, रिसर्च और डेवलपमेंट और किया जा सकता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी और इंप्रूव कर सकती है, शायद वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट और अच्छे और सस्ते तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा चंद्रयान 3 आपने सुना होगा ना, कि सबसे सबसे लो बजट ये चंद्रयान था, सबसे सबसे कम बजट में हम लोग मतलब चांद को छुआए हैं, है ना। चांद को छू आए हैं, चांद पे उतर लिया, चांद पे अब रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबसे लो बजट में 500 या 600 करोड़ ऐसे कुछ बजट था। जबकि इससे पहले जो गए दूसरी कंट्रीज के, उन्होंने बहुत पैसा लगाया। तो ये क्या हुआ, इनोवेशन हुआ, है ना, इनोवेशन हुआ। ये कैसे हुआ, जब लोगों को मालूम चला कि ये टेक्नोलॉजी से वो गए थे, उन्होंने अपने पेपर्स बताए, सब कुछ मतलब उन्होंने बताया, तो हमको मालूम चला किस तरह भी जा सकते हैं। और अच्छी मशीनरी जो इंडिया में नहीं मिल रही थी, वो फॉरेन से इंपोर्ट करी, हेल्प ली वहां के लोगों की। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ने किया। ठीक है, फिर क्या है, ट्रेड ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर स्टिमुलस टू इनोवेट सर्विसेज इन बैंकिंग इंश्योरेंस। भाई इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो तुम्हारे और भी सर्विस सेक्टर अच्छे होंगे। भाई बैंकिंग अच्छी होगी, जो पैसा डॉलर्स में आएगा वो भाई एक बैंक से दूसरे बैंक का, हमारा इंडिया का आरबीआई यूएस के फेडरल बैंक से या बैंक ऑफ इंग्लैंड से यूके के, भाई वो पैसे वो करेगा। भाई तुम हमको आरबीआई यहाँ से रुपए भेजेगा, उससे वहां डॉलर में पैसा लेगा। तो इससे क्या, इंडिया में डॉलर आएगा भी और रुपए भी जाएगा, या इंडिया से डॉलर भी जाएगा। तो इससे भाई क्या, बैंकिंग भी डेवलप होगी, है ना। हमारा फॉर एग्जांपल आरबीआई नहीं तो तुम्हारा एसबीआई, यूनियन बैंक, जिसमें भी बैंक है, तुम यूनियन बैंक से पैसा ट्रांसफर करोगे, उनसे कहोगे कि मेरे फॉरेन में रहने वाले क्लाइंट को ये पैसा ट्रांसफर कर दो, तो इससे बैंकिंग भी डेवलप होगी, है ना। लॉजिस्टिक भी डेवलप होगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज डेवलप होंगी। ठीक है, और क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं।
फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन भाई, तो वही बात है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, आउटपुट ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट ब्रॉड, वही बात है भाई, नई मार्केट बन जाएंगी, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स, भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, जब नई टेक्नोलॉजी आएंगी, लोगों को भाई लोग उसके बारे में सीखेंगे, ह्यूमन डेवलप होगा, है ना। नो हाउ बढ़ेगा, प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी, लोग बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, ये भाई नेशंस का बॉन्ड अच्छा बनेगा। तुम और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा भाई, नई नई इकोनॉमीज, नई नई कंट्रीज आएंगी, नई नई कंपनियां आएंगी, इंडिया में सामान बनाएंगे तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मतलब याद रखने, मतलब मालूम होने चाहिए, कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं बैठी, क्योंकि पेपर एमसीक्यू है तो याद करिए, बस समझना चाहिए, एक बार रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा भाई, बहुत बहुत सारी कंट्री ओवर डिपेंडेंट हो जाती है कि इंडिया में बनाना ही बंद कर दिया, या चाइना ने बनाना ही बंद, पूरा सामान अब चाइना से ही मंगाना चालू कर दिया, इंडिया में कुछ बनता ही नहीं, कुछ भी जरूरत हो चाइना से बोल रहा है बना के भेज दो, हम बस असेंबल कर देंगे, तो वो ओवर डिपेंडेंस हो गई, ठीक है। कोई नई कंपनियां आ ही नहीं सकती हैं अब भाई, इतना ज्यादा फोन के ब्रांड आ गए हैं, रेडमी, है ना, वो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, है ना, आईफोन, लोग इनके अलावा मूवी निकल जाते हैं इंडिया का प्रोडक्ट, जैसे इन्फिनिक्स, है ना, लावा, कोई मतलब बोलता है तो लोग कहते हैं नहीं, ये सब फोन बेकार है, ये सब की ब्रांड वैल्यू नहीं है, ये अभी उतना कंपटीशन मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपटीशन तब मीट करेंगे ना जब लोग खरीदेंगे, उनको उनकी कमियां बताएंगे, ठीक है, उनके पास जब जो वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तब तो नई टेक्नोलॉजी हायर कर पाएंगे ना। तो ये नई कंपनी जो इंडिया में सेटअप हो रही उनके लिए बहुत अनफेयर है कि हम वो चीज कर ही नहीं पा रहे हैं, अनफेयर टू न्यू कंपनी। फिर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा भाई, कैसे भाई, तुमको मालूम ही है, इंडिया का एग्जांपल, ब्रिटिशर्स क्या आए थे, पहले पहले एज अ मर्चेंट कंट्री में आए थे, है ना, पहले ट्रेड करने आए थे कि भाई तुम हमको अपने नेचुरल रिसोर्स यूज करने दो। अब वो नेचुरल रिसोर्स यूज करते 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 क्या हो गया, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारा क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा वो डेप्थ में आ गए, इतना ज्यादा हम ब्रिटिशर्स पे वो हो गए कि पूरी ब्रिटिश ने इकोनॉमी इंडिया की वो कर ली थी, तो 200 साल तक हम गुलाम रहे थे, है ना। चाइना की भी आजकल देखो यही पॉलिसी है, वो हर जगह अपनी कॉलोनी बना रहा है, सबको इतना लोन बांट देता है, इतना लोन बांट देता है, इतना सामान दे देता है कि तुम भाई लोग चाइना पे डिपेंड, इतना डेट ट्रैप क्रिएट हो जाता है ना, डेट ट्रैप क्रिएट हो जाता है ना, कि सब कोई उस डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है, श्रीलंका हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, ये सब कंट्रीज फंसते जा रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जा इतना सामान ले लिया कि बिल्कुल उस पर ही डिपेंडेंट हो गए। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रेशर आने लगा भाई, इंडिया के लोगों को तो देना ही देना है वो सामान, प्लस यूएस के लिए बनाना है, यूएस के लिए भी बनाना है। फॉर एग्जांपल इंडिया के में 200 सामान बनाने की रिसोर्स है, लेकिन हम उससे एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं, 500 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती 200 को 500 निकाल रहे हैं, एक्चुअल में निकालना 200 चाहिए तो निकाल 500 रहे हैं, 700 निकाल रहे हैं, 800 निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर डाल रहा है, उतना रीजनरेट ही नहीं हो पा रहा है, इन्वायरमेंट उतना रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ये नेचुरल रिसोर्स पे भी प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये हो गए कुछ डिसएडवांटेजेस। हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोग ने इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये पढ़ा, कितने तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये पढ़ा, बेनिफिट्स क्या है वो देखा, डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखा। आपका काम क्या, छोटे छोटे हाईलाइट के नोट्स लिखते रहो साथ, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन लिख ली, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने तरह की है, मतलब एग्जाम में रिवीजन करने बैठे फटाफट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू टिक करने में आसानी रहेगा। अब आते मर्केंटाइलिस की पॉलिसी। मर्केंटाइलिस का क्या व्यू था, मर्केंटाइलिस का क्या हुआ, क्योंकि भाई बहुत लड़ाई चल रही थी कि मतलब इंपोर्ट करना चाहिए, मतलब चीजों का इंटरनेशनल ट्रेड करनी चाहिए, अच्छी है, बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है, बहुत लड़ाई चल रही थी। तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस पे थ्योरी दी कि हाँ भाई अच्छी भी है खराब भी है, तो और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई। सबसे पहले आई थी मर्केंटाइलिस का व्यू, है ना। आप समझ लेते सबसे पहले मर्केंटाइलिस है, थ्योरी पढ़ने से पहले मर्केंटाइलिस पढ़ लेते। मर्केंटाइलिस में अगर एग्जांपल लूं इंडिया का, तो इंडिया में हमारे पास किंग का सिस्टम था, जब ब्रिटिशर्स आए थे किंग थे। तो मर्केंटाइलिस कौन थे, मर्केंटाइलिस एक तरह के मर्चेंट्स थे। मर्केंटाइलिस कौन थे, मर्चेंट्स थे। ये मोस्टली जो सिस्टम था ना, ये इंग्लैंड में बहुत प्रिवेल करता था, इंग्लैंड में, है ना, इंग्लिश मैन बहुत थे, वो अलग अलग कंट्रीज जाते थे, है ना, ट्रेड के उस पे, मर्चेंट के उस पे,
और वहां के मतलब जो किंग और क्वीन होती थी, इंग्लैंड की किंग या क्वीन जो भी होता था, उनका ये कहना था कि प्लक दी गूज एज मच एज पॉसिबल। तुम अलग अलग कंट्रीज जाओ, वहां की कंट्रीज को एक्वायर करो, उनकी कॉलोनीज बनाओ, उनकी क्या बनाओ, कॉलोनीज बनाओ। कॉलोनीज बना लोगे तो वो किसके अंडर आ जाएगा, उसी कंट्री के अंडर आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। वहां की नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करो, वहां की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर करो, वहां की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर करो, उससे सामान बनाओ, उससे फिनिश गुड्स बनाओ, है ना, और उस फिनिश गुड्स को इंडिया के लोगों को ही बेचो, है ना, इंडिया के लोगों को ही बेचो। जैसे तुमने क्या किया, यहां से तुम, हमको मालूम है हमारी इंडिया की क्लॉथ इंडस्ट्री बहुत अच्छी, तो हम लोग ब्रिटिशर ने यहां से सिल्क लिया, है ना, यहां से सिल्क लिया, यहां से ही सिल्क का रॉ मटेरियल लिया, ब्रिटिश भेजा, मतलब अपनी इंग्लैंड कंट्री भेजा, वहां पे मशीनरीज को यूज करके सामान बनाया, वहां पे ये सामान सस्ते में मिलने लगा, है ना, पहले के मुकाबले, और इंडिया को यही सामान बेचा, तो इससे इंडिया में जो सामान बिका उससे उन्होंने प्रॉफिट कमाया, है ना, और इंग्लैंड में वही सामान सस्ता मिलने लगा। तो उनका यही कहना था, प्लक दी गूज एज मच एज पॉसिबल, उनसे मतलब उनसे जितना ज्यादा लगान ले सकते हो, है ना, उनसे जितना ज्यादा लगान ले सकते हो, जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो करो, है ना, उनको कॉलोनी बनाओ, उनको एक्वायर करो, जितने ज्यादा राज्य हो सके एक्वायर करो। मर्केंटाइलिस्ट का ये व्यू था। उनके लिए सिर्फ माई बाप क्या था, उनके लिए उनका माई बाप, है ना, बोलते नहीं, उनका माई बाप क्या था, सिर्फ पैसा था, है ना। अगर तुमको बड़ा इकोनॉमी बनना है ना, अगर तुमको बड़ा इकोनॉमी बनना है तो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाओ, ज्यादा से ज्यादा उनसे वॉर करो, उनको एक्वायर करो, उनके नेचुरल रिसोर्सेज खींचो, उनको अपना कॉलोनी बना दो कि उनसे हम पैसा कमा पाए, है ना। तो यही माई बाप है। मैंने बोला ना, चाइना आजकल यही पॉलिसी अपना रहा है, मर्केंटाइलिस्ट की पॉलिसी। वो हर कंट्री को इतनी रिसोर्सेज दे दे रहा है, इतनी रिसोर्सेज दे दे रहा है, ये इतना डेप्थ दे दे रहा है कि उनको अपने डेप्थ में फंसा ले रहा है। अब उनसे जब वो इतना डेप्थ में फंसा गया है, तो उनसे जितना चाहे ना, उनसे जितना चाहे वो पैसा खींच सकता है, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सकता है, कुछ भी करवाए उनको करना पड़ेगा, है ना। वो क्या करता है कि अगर तुमको चाइना ने क्या किया, अगर तुमने फॉर एग्जांपल कहीं से 1 करोड़ का लोन ले रखा है, जानता है कि कोई वो लोन नहीं रीपे कर पाएगी वो कंट्री, है ना, 1 लाख या 1 करोड़ का लोन ले रखा है ना। अब वो जानता है कि वो नहीं रीपे कर पाएगी, उस पे वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट 21% लिया, अब हर महीने या हर साल 21,000 रुपए देने, जानता है वो 1 लाख ही नहीं लौटा पाएंगे, तो 21,000 इंटरेस्ट क्या देगी, तो वो इस 21,000 इंटरेस्ट को देने के लिए फिर एक लोन दे देता है ना, कि 1-2 साल इकट्ठा हो गया, इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब उसको इंटरेस्ट ही लौटाने के लिए वो फिर कहेगा ये लो एक और लोन ले लो और अपना काम चलो, है ना। तो इस तरह वो कर रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो मर्केंटाइलिस्ट का ये व्यू था। मर्केंटाइलिस्ट वो लोग थे ना जो किंग और क्वीन के बगल में मर्चेंट्स की तरह बैठते थे, जो बोलते थे कि आप भाई आपको अपना राज्य या आपको अपना वो बढ़ाना है तो बगल वाले राज्य को एक्वायर करिए, उनके रिसोर्सेज लेंगे, उनकी जमीनें लेंगे, तो वहां पे हम फार्मिंग करवाएंगे, वहां पे ज्यादा फूड प्रोडक्शन होगा, ज्यादा एग्रीकल्चर सामान बनेगा, उससे क्या होगा, हम बेचेंगे दूसरे राज्यों को और उससे पैसा आएगा, है ना। तो ये मर्केंटाइलिज्म मतलब वो बोलते थे कि एक्सपोर्ट ज्यादा करवाओ और इंपोर्ट कम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्वायर करो। तो मैंने जो बातें बोली देखो, इस पर डायग्राम पे दिखाया। मैंने क्या बोला, इनके लिए मर्केंटाइलिस्ट के लिए उनकी मदर क्या थी, कंट्री, उनके लिए मदर क्या थी, सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर, जितना ज्यादा हो सके गोल्ड एंड सिल्वर एक्वायर करो। इन्होंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, मोर एक्सपोर्ट और फ्यूअर इंपोर्ट। ज्यादा मतलब तुमने तराजू देखा है ना, तराजू, ये तराजू है ना, इसमें ज्यादा एक्सपोर्ट, मतलब अगर यहाँ पे तुम 1 किलो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 200 ग्राम ही वो रखना, तभी 1 किलो ये नीचे झुक जाएगा, तभी ये ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए देखो मोर एक्सपोर्ट, है ना, तभी तुम्हारे लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहेगा, फेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बीओटी क्या होता है, बीओटी ये क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जितना ज्यादा तुम एक्सपोर्ट करोगे ना, तभी तुम्हारा बीओटी फेवरेबल में रहेगा और तुम ज्यादा वो कर सकते हो। तो तुम्हारी देखो इन्होंने क्या बोला, मदर कंट्री जो है, जो तुम्हारी इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है ना, ये यहां से अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड भेजेगी, है ना, और यहां इसको ट्रेड करते करते वो इंडिया को कॉलोनी बना लिया। अब यहाँ कॉलोनी बना लिया, तो ये जो मैन्युफैक्चर गुड जा रहे थे यहाँ पे, तो इस कॉलोनी में वो सामान बिक रहा था,
और वहां से क्या आ रहा था, गोल्ड सिल्वर आ रहा था, है ना, बहुत सारे फूड स्टफ्स आ रहे थे, रॉ मटेरियल आ रहा था, जो वापस यहाँ मिलता था, उससे यहाँ प्रोडक्शन होती थी, फिर वो मैन्युफैक्चर गुड बेचता था, इन कॉलोनी को बेचता था, और वहां से गोल्ड सिल्वर आता था। तो इस तरह खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था। मर्केंटाइलिस की ये पॉलिसी थी। मर्केंटाइलिस क्या कहते थे, प्लग दी गूज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके कॉलोनीज बनाओ, जितना ज्यादा हो सके तुम उनको उनको मतलब अपने उनको अपना मतलब मैन्युफैक्चर गुड एक्सपोर्ट करो और उनसे रॉ मटेरियल खींचो, है ना, और कम दामों में या फ्री ट्रेड ट्रेड करो। जब तुम उनको कॉलोनी बना लोगे, तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तो तुमको कोई टैरिफ वैरिफ कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, तो वो फ्री होने लगेगा। तो कॉलोनीज बनाओ, ठीक है। तो अब देखो इसको आईसीएआई ने कैसे लिखा है, याद देखो, जो जो बातें याद रखने वाली को मैं बताऊं। मर्केंटाइलिस विच इज डिराइव फ्रॉम वर्ड मर्केंटाइल। मर्केंटाइलिस का मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, ट्रेड एंड कमर्शियल अफेयर्स, या सिंपल सी बात मर्चेंट्स, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। मर्केंटाइलिस क्या है, ये वर्ड मर्केंटाइल से आया है, जिसका मतलब होता है मर्चेंट या ट्रेड एंड कमर्शियल अफेयर्स, है ना। मर्केंटाइलिस अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टर डिक्शनरी 2009, भाई ये डिक्शनरी है कोई सी, है ना, उसके हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रेंडिंग इन यूरोप। देखो भाई ये यूरोप यूरोप का वो है, फ्रॉम 16 टू 18 सेंचुरी। यूरोप यूरोप या इंग्लैंड इंग्लैंड का है, 16 से 18वीं सेंचुरी की, जब हम लोग भी ब्रिटिश का वो उसमें थे। where the government used to power control industry and trade with a theoretical belief that national power is achieved and sustained by having a constant large quantities of export over export import। मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट करो इंपोर्ट करो, तभी नेशनल पावर डेवलप हो पाएगी, तभी ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर आएगा, तो पावर होगी, हम उससे ज्यादा हैवी मशीन मंगा पाएंगे, और हैवी मशीन लगा पाएंगे तो उससे और प्रोडक्शन करेंगे, और एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा, और मशीन आएंगे, और एक्सपोर्ट होगा, फिर उससे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, है ना। फिर nations human and material resources are unevenly endowed distributed and developed, this allows flow of labor, raw material and capital and finished product across national boundaries and market, thus resulting in mercantilism as the earliest international economic system that proposes massive and aggressive export over import to accumulate wealth। तो इसमें तुमको इस थ्योरी में तुमको सिर्फ इतनी बात रखनी है, मर्केंटाइलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये मर्केंटाइल वर्ड से आया है, जिसका मतलब है ट्रेड या कमर्शियल अफेयर्स या मर्चेंट्स, ठीक है। इनका मेन ये सबसे अर्लीस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है या पॉलिसी है, जिसका मैसिव मतलब वो क्या था, बेनिफिट क्या था, कि ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करो, एक्सपोर्ट करो, और उस एक्सपोर्ट करो इंपोर्ट से ज्यादा, और उससे क्या होगा, वेल्थ एक्यूमुलेट होगा, और उससे तुम्हारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा, और उससे तुम्हारी इकोनॉमी क्या होगी, वो डेवलप करेगी। सिंपल सी बात, अगर मैं तुमको एक छोटे छोटे पॉइंट दूं, तो यहां से तुम क्या सकते हो, मर्केंटाइलिस्ट कौन है, मर्केंटाइलिस्ट वो है, ये मर्केंटाइलिस्ट वर्ड आया है मर्केंटाइल से, है ना, इसका मतलब होता है मर्चेंट्स, है ना, मर्चेंट्स। आईसीएआई के हिसाब से जाओगे तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है ट्रेड एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ट्रेड एंड कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। डिक्शनरी, ये माइक्रोसॉफ्ट एनक्रेटा डिक्शनरी के हिसाब से ये जो था, ये मोस्टली यूरोप में 16 टू 18 सेंचुरी के टाइम पे प्रिवेल होता था। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को अगर अपनी पावर बढ़ानी है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री और ट्रेड या अपने मर्चेंट्स को ये बिलीव दिलवाना चाहिए कि जो नेशनल पावर है वो अचीव तभी हो सकती है जब तुम ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट के ऊपर, है ना। तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, तुम्हारे रिसोर्सेज है वो बहुत अनइवनली इंडोर्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको डेवलप करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, दूसरी कंट्रीज से लेबर रॉ मटेरियल एक्वायर करना चाहिए, और उनको फिनिश प्रोडक्ट्स मतलब बेचने चाहिए दूसरी मार्केट में, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, है ना, बेचना चाहिए, ठीक है, वहां पे अपनी मार्केट जनरेट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और तुम्हारी इंपोर्ट कम होगी, और तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो फेवरेबल में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं तुमको मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी थ्योरी है, मैं तुमको थोड़ा लिंक करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, मजा आना चाहिए, नहीं टॉपिक बहुत बोरिंग टॉपिक है। तो जब तुम समझोगे ना, वो करोगे ना, ये बिल्कुल मैं सोचोगे कि वो लगान पिक्चर चल रही है ना, वो मेरे पास ब्रिटिशर्स आता है, वो कहता है मेरे को 2 गुना लगान दो, है ना, तो मेरे को 2 गुना लगान दो, या मेरे को 2 गुना लगान दो,
तो फिर उसके लिए उसको उसको 2 गुना लगान ना देना पड़े तो क्रिकेट मैच खेलना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच नहीं खेल पाएंगे कि वो लगान ना देना पड़े। वो इनकी इनकी ये पॉलिसी थी कि भाई जितना ज्यादा हो सके, वो मैंने लाइन लिखवाई ना, प्लक दी गूज एज मच एज पॉसिबल। तो ये इनका मानना ये था जितना ज्यादा तुम इनकी चमड़ी खींच सकते हो, है ना, वो खींचो। ठीक है, तो ये थ्योरी थी। ठीक है, अब आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि मर्केंटाइलिस्ट कौन थे, मर्केंटाइलिस्ट कौन थे, ये थ्योरी देखी। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, मर्केंटाइलिस्ट कौन थे, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब इस चैप्टर में बचता है तुम्हारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और ग्लोबलाइजेशन, है ना, वो छोटी छोटी बातें। तो ये हमारा आज हो गया पार्ट 1। अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में, पार्ट 2 में। ठीक है, इसी वीडियो के बाद ही पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे, वहां पे हम लोग इन जो बचा हुआ चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, थोड़ा प्रोसेस स्लो स्लो रख रहा हूं, तुमको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू टिक करने में तुम लिंक कर पाओ। जब तुम लिंक कर पाओगे ना तो एमसीक्यू टिक करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अगर तुमको मेरा पढ़ाया हुआ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, है ना, पसंद आया हो, तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यार इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से पढ़ना, सर बहुत सही लिंक करके पढ़ा रहे हैं, हमारी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो इससे एमसीक्यू टिक करने में बहुत हेल्प होगी। हम आपके साथ एमसीक्यू भी करेंगे ना, देखिए आपको मजा आएगी। ठीक है, तो चलिए आज ये पार्ट 1 हो गया, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।